गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था अकाउंटिंग इक्वेशंस का, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए डियर, उसके मैंने आप लोगों को 7th इलस्ट्रेशंस तक सॉल्व करवाए थे और कुछ इलस्ट्रेशंस मैंने आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिए भी थे। आई होप आप लोगों ने सभी ने किए होंगे और आपको समझ में भी आ रहा होगा। देखो, इसी को आज हम लोग फाइनल टच देते हैं। हमारा जो इसका इलस्ट्रेशंस 8 है, दैट इज आल्सो रिलेटेड टू अकाउंटिंग इक्वेशन। देखो उसमें क्या कहा गया है कि प्रूव दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजिशंस ऑफ सुधीर। आपको ये प्रूव करना है कि सुधीर के ये नीचे जो ट्रांजिशंस दिए गए हैं, इन ट्रांजिशंस में अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा फॉलो होता है, यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाइड होता है। तो इसका मतलब यू हैव टू प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन, ये हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट है, जिसको आपको बताया था कि 3 पार्ट में डिवाइड करना है। फर्स्ट इज ट्रांजेक्शन, सेकंड इज एसेट्स एंड थर्ड वन इज कैपिटल प्लस लायबिलिटी। आपने 3 पार्ट्स में इनको डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज ट्रांजेक्शन, सेकंड पार्ट इज फॉर एसेट्स, थर्ड पार्ट is for capital plus liability, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, अब देखो आपके पास कुछ ट्रांजिशंस गिवन है, आपको उनसे अकाउंटिंग इक्वेशंस बनानी है। तो इसमें फर्स्ट ट्रांजिशन कह रहा है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स। 50,000 रुपीज का कैश और 20,000 रुपीज की गुड्स लगाकर बिजनेस को स्टार्ट किया। तो आवर फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स। तो देखिए डियर, यहाँ पे हमारी 2 एसेट जनरेट हो जाएगी, एक तो कैश के नाम से और एक स्टॉक के नाम से। ठीक है, हमने 50,000 रुपीज का क्या लगाया, कैश लगाया, 20,000 रुपीज का हमने क्या लगाया, स्टॉक लगाया, और टोटल कैपिटल इज ऑफ रुपीज 70,000। टोटल कैपिटल हमारे पास कितने की हो गई, 70,000 रुपीज की होगी। ठीक है, जो भी एसेट्स बिजनेस में ओनर इन्वेस्ट करते हैं, वो सारी एसेट्स मिलकर ओनर की कैपिटल का काम करती है। तो टोटल कैपिटल हमारे पास कितने की हो गई, 70,000। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजिशन में कह रहा है कि बोट गुड्स फॉर कैश 15,000 एंड ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 10,000। देखो ये कह रहा है कि 15,000 की गुड्स हमने कैश में और 10,000 रुपीज की गुड्स आपने क्रेडिट में परचेज की। तो एक्चुअल में दीज आर 2 डिफरेंट ट्रांजेक्शन। आप इनको 2 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं कि 15,000 रुपीज की गुड्स कैश में खरीदी तो एक इफेक्ट पड़ेगा कैश पर, एक इफेक्ट पड़ेगा स्टॉक पर। इसी प्रकार 10,000 रुपीज की गुड्स क्रेडिट में परचेज की गई तो कैश पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, एक इफेक्ट हो गया स्टॉक पर, और इसका सेकंड इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, हमारी लायबिलिटी में, क्रेडिटर पे। तो यहाँ पे हमारी एक लायबिलिटी जनरेट हो जाएगी, किस नाम से, क्रेडिटर्स के नाम से। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट। आपने कैश में भी गुड्स परचेज की है और क्रेडिट में भी गुड्स परचेज की है। कैश में हमने टोटल कितने की गुड्स परचेज की है, 15,000 की, एंड क्रेडिट गुड्स परचेज इज 10,000। क्रेडिट में हमने कितने का सामान खरीदा है, 10,000 का। सॉरी, देखो 15,000 का कैश में खरीदा तो हमारा कैश रिड्यूस हो जाएगा 15,000। हमने 10,000 रुपए में क्रेडिट में गुड्स खरीदी तो टोटल स्टॉक पर कितने का इंपैक्ट पड़ेगा, 25,000। हमारा जो स्टॉक है वो 25,000 रुपीज इंक्रीज होगा। इसी प्रकार 10,000 की जो गुड्स क्रेडिट में खरीदी गई थी उसकी वजह से हमारी एक लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी बाय द नेम ऑफ क्रेडिटर। हमारा क्रेडिटर 10,000 इंक्रीज होगा।
15,000 का कैश रिड्यूस होगा, स्टॉक 25,000 इंक्रीज होगा और क्रेडिटर भी 10,000 रुपीज इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारे पास न्यू इक्वेशन के रूप में क्या आएगा, न्यू इक्वेशन के रूप में कैश आपके पास हो गया 35,000 का, स्टॉक आपके पास हो गया 45,000 का। इसी प्रकार कैपिटल आपके पास है 70,000 की, आपके पास क्रेडिटर्स है 10,000 के। इक्वलिटी चेक करें तो 35 प्लस में 45 80, 70 प्लस में 10 80, बोथ साइड्स आर इक्वल, दोनों साइड आपकी इक्वल है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहा है कि भाई गुड्स कॉस्टिंग ₹24,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 33 1/3% एंड हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। पहले तो इस पॉइंट को ढंग से क्लियर कीजिए। देखो मैं पहले नीचे थोड़ा सा स्पेस लेकर इस पॉइंट को आपको क्लियर करता हूं, उसके बाद इसको हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में मेंशन करेंगे। देखो ये कह रहा है कि भाई गुड्स कॉस्टिंग ₹24,000, हमारे पास 24,000 रुपीज की गुड्स है, ये गुड्स की कॉस्ट है। इसको हमने 33 1/3% प्रॉफिट पे सेल किया। बेटा 33 1/3% का मतलब क्या होता है भाई, 33 1/3% का मतलब होता है 1/3, तो 24,000 का 1/3 यानी कि 8,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब 24 तो उसकी कॉस्ट थी, 8,000 उसके ऊपर हमने प्रॉफिट लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सारा प्रोडक्ट हमने कितने में सेल आउट किया, 32,000 में। भाई वो पूरा प्रोडक्ट हमने 32,000 रुपीज में सेल आउट किया। अब ये कह रहा है कि हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, आउट ऑफ 32,000 हाफ पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, इसमें से 50% अमाउंट आपने कैश में रिसीव किया, यानी कि 32,000 में से 16,000 आपने कैश में ले लिया, बाकी 16,000 आपका क्रेडिट यानी कि उधार में। क्लियर, टोटल गुड्स थी 24,000 की, उसके ऊपर 8,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट। आपके लिए वो प्रोडक्ट टोटल कितने का पड़ गया, 32 का। 32 में से 50% आपने वो प्रोडक्ट 32 में सेल आउट किए, 16,000 आपको कैश में मिल गया, 16,000 रुपीज आपका उधार में। भाई इसने ये कहा कि हाफ पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, इट मींस 50% अमाउंट आपको इमीडिएटली मिल गया, बाकी 50% क्रेडिट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों को आप क्रेडिट में गुड्स सेल आउट करते हैं वो आपके लिए किसका काम करते हैं, डेटर्स का। तो यहां पे आपकी एक एसेट्स जनरेट हो जाएगी बाय द नेम ऑफ डेटर, डेटर के नाम से। तो यहां पे आप लिखेंगे गुड्स सोल्ड इन कैश एंड क्रेडिट। भाई आपने कैश में भी गुड्स सेल आउट किए, क्रेडिट में भी गुड्स सेल आउट किए। अब आप देखो कैश पर कितने का इंपैक्ट पड़ेगा, 16 का। आपके पास कैश के रूप में कितने पैसे आएंगे, 16,000 रुपीज आएंगे। कैश कितना आएगा, 16,000। आपका जो स्टॉक है दैट विल रिड्यूस बाय ₹24,000। आपका जो स्टॉक है वो आपका कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, 24,000। भाई स्टॉक पर तो 24 का इफेक्ट पड़ेगा, इसी प्रकार डेटर पे इफेक्ट पड़ेगा, कितने अमाउंट का, 16,000 का। योर डेटर विल इंक्रीज बाय ₹16,000। ठीक है, अच्छा 24 की गुड्स टोटल 32 में सेल आउट हुई है, 16 कैश 16 क्रेडिट, 32 में सेल आउट किए, तो there is a profit of ₹8,000 and this profit will be added in our capital। ये प्रॉफिट कहां पे ऐड होगा, कैपिटल में ऐड होगा। तो इसके बाद आपकी न्यू इक्वेशन क्या आएगी, यहां पे लिखेंगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन के रूप में कैश हमारे पास हो गया 41,000, हमारे पास स्टॉक हो गया 21,000, डेटर्स आर ऑफ ₹16,000, कैपिटल 78,000 एंड क्रेडिटर्स आर ऑफ ₹10,000। क्रेडिटर्स हमारे पास कितने के हो गए, 10।
इक्वलिटी चेक करें तो 41, जस्ट 1 मिनट, सॉरी बेटा ये 41 नहीं 51 है, तो 51 प्लस में 21 72 प्लस में 16 88, इधर भी 78 प्लस में 10 88,000, बोथ साइड्स आर इक्वल, दोनों साइडें आपकी क्या चल रही है, इक्वल चल रही है। क्लियर? ठीक। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस हमें गिवन है, ये रब कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें दिया हुआ है बेटा, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज ₹6,000 एंड फॉर हाउस होल्ड यूज ऑफ सुधीर 4,000। देखो हमने फर्नीचर परचेज किया है, 6,000 रुपीज का फर्नीचर हमने ऑफिस यूज के लिए परचेज किया है और 4,000 रुपीज का फर्नीचर हमने सुधीर के हाउस होल्ड पर्पज से यूज किया है, परचेज किया है। टोटल फर्नीचर आपका 10,000 का है, जिसमें से 6,000 का फर्नीचर तो आप अपने बिजनेस में यूज करोगे, आप अपने ऑफिस में यूज करोगे, और 4,000 रुपए का फर्नीचर आप सुधीर के घर के लिए खरीद लो। अब सुधीर इज द ओनर, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया एक्सपेंस क्या कहलाएगा, ड्रॉइंग, एंड विल बी सब्ट्रैक्टेड आउट ऑफ कैपिटल। देखो पहले आपने ट्रांजेक्शन लिख दिया, फर्नीचर परचेज फॉर ऑफिस एंड डोमेस्टिक यूज, हमने घर के लिए और ऑफिस में यूज करने के पर्पज से फर्नीचर को परचेज किया। तो आपने फर्नीचर परचेज किया, आपके पास से कैश जा रहा है, टोटल कैश कितने का जा रहा है, 10,000 का, टोटल कैश कितने का जा रहा है, 10,000। यहां पे आपकी एक एसेट्स जनरेट होगी, किस नाम से, फर्नीचर के नाम से। किस नाम से एसेट जनरेट होगी, फर्नीचर के नाम से। देखो यहां पे आपके पास एक फर्नीचर आएगा, लेकिन वो फर्नीचर आपके लिए ऑफिस के लिए कितने का है, 6 का। भाई ऑफिस में हम लोग फर्नीचर कितने रुपए का यूज करेंगे, 6,000। आपका जो कैश है वो रिड्यूस कितना होगा, 10,000 देर, और जो 4,000 रुपीज का प्रॉफिट है वो ओनर के यूज के लिए खरीदा गया है। 4,000 का फर्नीचर ओनर के यूज के लिए खरीदा गया है, तो दैट विल बी कंसीडर्ड ड्राइंग्स एंड इट विल बी सब्ट्रैक्टेड आउट ऑफ कैपिटल। ये 4,000 रुपीज कहां से सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे, कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब अब आपके पास न्यू इक्वेशन क्या आ गई, न्यू इक्वेशन के रूप में कैश आपके पास हो गया 41,000, आपके पास स्टॉक कितने का हो गया 21,000 का, आपके पास डेटर कितने के हो गए 16,000 के, आपके पास फर्नीचर कितने का हो गया 6,000 का। ऑन द अदर एंड योर कैपिटल इज 74,000 and your creditor are of rupees 10,000। इक्वलिटी को हम चेक करें तो 41 प्लस में 21, 62 प्लस में 16, 78 प्लस में 6, 84,000। इधर भी 74,000 प्लस में 10,000, 84,000, बोथ साइड्स आर इक्वल। आपकी दोनों साइडें क्या हैं, इक्वल। क्लियर डियर? तो देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन था ये भी आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन था। अब हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप लोगों ने एक चीज को जरूर फाइंड आउट कर लिया कि एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैव ए इम्पैक्ट ऑन एसेट्स, कैपिटल एंड लायबिलिटी। किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन के एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। बट still after the impact, the assets is always equal to capital plus liability। हम लोगों ने डिफरेंट क्वेश्चंस के थ्रू इस बात को प्रूव कर लिया कि बिजनेस में किसी भी ट्रांजेक्शन की वजह से एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी की पोजीशन इफेक्टेड होती है, बट स्टिल आफ्टर द इफेक्ट आवर एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो देखो ये तो क्वेश्चंस थे हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशंस के। अब हम इन्हीं से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं जो एग्जाम में 1 मार्क्स में और 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। देखो बेटा,
हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन सोल्व कर लिए। अब हम लोग आगे फॉरवर्ड करते हैं क्वेश्चंस को। तो देखो डियर, अब हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशंस के थ्रू एक इक्वेशन को फाइंड आउट किया कि एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। हम लोगों ने एक चीज को फाइंड आउट कर लिया कि जो एसेट्स होती है ना, वो हमेशा कैपिटल प्लस लायबिलिटी के इक्विवेलेंट होती है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ इन एनी क्वेश्चन वी आर गिवन टू आइटम्स आउट ऑफ दीज थ्री, अगर इन तीनों में से हमें कोई भी दो आइटम गिवन हो तो वी कैन फाइंड आउट द थर्ड आइटम। यानी कि जो एसेट्स है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, एंड इफ वी आर गिवन एनी टू आइटम आउट ऑफ थ्री वी कैन फाइंड आउट द थर्ड आइटम। लाइक अगर किसी क्वेश्चन में हमसे ये कहा जाए कि भाई योर कैपिटल इज ₹40,000 एंड योर लायबिलिटी इज ₹20,000, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एसेट्स। भाई आपकी कैपिटल 40,000 की है, आपकी लायबिलिटी 20,000 की है, आपको एसेट्स के अमाउंट को फाइंड आउट करना है, तो वी कैन इजीली से दैट आवर एसेट्स इज 60,000। भाई कैपिटल और लायबिलिटी दोनों मिलकर एसेट्स के इक्विवेलेंट हो गई, तो हमारा जो एसेट्स का अमाउंट होगा वो कितने का होगा? 60,000। In the same way, if we are given the assets in capital but liabilities are not given, तो we can find out the liability। आप कैपिटल को उठाकर इधर ले जाएंगे, assets minus capital is equal to liability। In the same way, assets minus liability is equal to capital। It means with the help of this accounting equation, we can find out any missing figure। यानी कि अगर आपके पास कोई दो आइटम दिए गए हैं तो आप इस अकाउंटिंग इक्वेशन की सहायता से थर्ड मिसिंग फिगर को फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड मिसिंग फिगर कैन बी फाइंड आउट। क्लियर? ठीक। तो देखो बेटा, अब हमारे जो कुछ क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। लाइक हमारी बुक में एक 9th इलस्ट्रेशंस गिवन है, उसमें क्या कहा गया है? देखो 9th इलस्ट्रेशन में आपको ये कहा गया है, if the capital of a business is ₹1 lakh and outside liabilities are ₹60,000, calculate total assets of the business। देखो अगर किसी बिजनेस में बिजनेस की कैपिटल 1 लाख है, आउटसाइड लायबिलिटी 60,000 है, तो टोटल एसेट्स को फाइंड आउट करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। 9th इलस्ट्रेशन में सबसे पहले लिखेंगे वी हैड। भाई हमें क्या दिया हुआ है? कैपिटल। कैपिटल इज इक्वल टू 1 लाख। भाई हमारी जो टोटल कैपिटल है वो 1 लाख हमें गिवन। इन द सेम वे लायबिलिटी दैट इज इक्वल टू 60,000। लायबिलिटी आपके पास कितनी है? 60,000। वी हैव टू फाइंड आउट द एसेट्स, तो यहां पे लिखेंगे सिंस एसेट्स इज इक्वल टू, एसेट्स किसकी इक्विवेलेंट होती है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो इट मींस कैपिटल हमारे पास कितने की है? 1 लाख एंड अवर लायबिलिटी इज ऑफ ₹60,000। तो इट मींस देयरफॉर एसेट्स इज इक्वल टू 1,60,000। हमारी जो एसेट्स है वो कितने के इक्विवेलेंट हो जाएगी? 1,60,000। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलस्ट्रेशन 10। देखो इलस्ट्रेशन 10 में भी ये कह रहे हैं, इसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखो 10th इलस्ट्रेशन में कह रहे हैं कि द टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस आर ₹2 लाख एंड नेट वर्थ इट मींस कैपिटल इज 150, फाइंड आउट द क्रेडिटर, कैलकुलेट क्रेडिटर। देखो इस क्वेश्चन में एसेट्स आपके पास गिवन है, आपके पास कैपिटल गिवन है, आपको क्रेडिटर को फाइंड आउट करना है। अब क्लियर सी बात है कि क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स आर लायबिलिटी। भाई क्रेडिटर्स क्या होते हैं आपके लिए? लायबिलिटी। सबसे पहले आप लिखेंगे वी हैव। क्या है आपके पास? एसेट्स
दैट इज 2 लाख। इसी प्रकार आपके पास कैपिटल गिवन है दैट इज 1,50,000। अब आपको क्रेडिटर को फाइंड आउट करना है, लायबिलिटी को फाइंड आउट करना है। देखो आपने ये वाला फार्मूला पढ़ा है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है। तो अगर मान लो इसी इक्वेशन में आपको लायबिलिटी को फाइंड आउट करना है, तो लायबिलिटी को इधर रखिए, कैपिटल इधर प्लस है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। तो इसका मतलब देयरफॉर लायबिलिटी किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। लायबिलिटी और लायबिलिटी के ब्रैकेट में आप लिख लीजिए क्रेडिटर, क्योंकि आपको क्रेडिटर्स को फाइंड आउट करना है। तो इस हिसाब से एसेट्स आपके पास हो गई 2 लाख की, कैपिटल आपके पास है 1,50,000। तो देयरफॉर क्रेडिटर्स, अब आपके जो क्रेडिटर्स हैं वो कितने के हो गए, 50,000 के हो गए। क्रेडिटर्स आपके पास कितने के हो गए, 50,000 के हो गए। दिस इज द पोजीशन ऑफ योर क्रेडिटर, ये आपके क्रेडिटर की पोजीशन। क्लियर बेटा, ठीक। देखो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें हमें कोई भी 2 वैल्यू गिवन हो तो हम लोग एक थर्ड वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा आगे इंक्रीज करते हैं। देखो बेटा जनरली क्या होता है कि हम लोग अपने बिजनेस में एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी की पोजीशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं। वी वांट टू गेट द अमाउंट ऑफ एसेट्स, कैपिटल एंड लायबिलिटी। बट रिमेंबर, we want to get the amount of assets, capital and liability at 2 different time period। हम लोग अपने बिजनेस में एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी की पोजीशन को 2 अलग अलग टाइम के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। एक तो इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर और एक एट द एंड ऑफ ईयर। देखो ध्यान से सुनो, फिर क्या कह रहा हूं मैं कि जनरली वी वांट टू गेट द अमाउंट ऑफ एसेट्स, कैपिटल एंड लायबिलिटी एट 2 डिफरेंट टाइम पीरियड। हम लोग जनरली अपने बिजनेस में एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी की पोजीशन को 2 अलग अलग टाइम पीरियड के ऊपर कैलकुलेट करना चाहते हैं। एक तो इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर और एक एट द एंड ऑफ ईयर। इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर जो हमारी एसेट्स, कैपिटल या लायबिलिटी होती है उनको ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लायबिलिटी कहा जाता है। ओपनिंग लायबिलिटी, ओपनिंग एसेट्स, ओपनिंग कैपिटल कहा जाता है। इन द सेम वे अगर हम लोग एट द एंड ऑफ ईयर अपनी कैपिटल, लायबिलिटी और एसेट्स की पोजीशन को कैलकुलेट करते हैं तो उनको क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लायबिलिटी कहा जाता है। क्लियर, ठीक। अब इसमें ये चीज ध्यान रखना कि अगर मान लो लेट्स सपोज वी हैव टू कैलकुलेट द क्लोजिंग लायबिलिटी। अगर आपको क्लोजिंग लायबिलिटी को फाइंड आउट करना है लेट्स सपोज, तो उस केस में एसेट्स और कैपिटल इन दोनों का भी क्लोजिंग बैलेंस रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। इफ वी वांट टू गेट क्लोजिंग लायबिलिटी देन वी नीड क्लोजिंग एसेट्स, क्लोजिंग कैपिटल। हम लोगों को क्लोजिंग एसेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्लोजिंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी इफ वी वांट टू नो अबाउट क्लोजिंग लायबिलिटी। इन द सेम वे अगर आपको ओपनिंग एसेट्स निकालनी है तो यू विल रिक्वायर ओपनिंग कैपिटल एंड ओपनिंग लायबिलिटी। आपको कैपिटल भी ओपनिंग चाहिएगी, आपको लायबिलिटी भी ओपनिंग चाहिएगी। इन शॉर्ट कहने का पर्पस ये है ओपनिंग बैलेंसेस से किसी भी ओपनिंग फिगर, मिसिंग फिगर को फाइंड आउट किया जाएगा, क्लोजिंग बैलेंसेस से किसी भी मिसिंग क्लोजिंग फिगर को फाइंड आउट किया जा सकता। क्लियर। देखो जैसे कि हम लोग इसी को थोड़ा सा आगे लेते हैं, इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 11। इस क्वेश्चन में एक पॉइंट गिवन है, क्या ए कमेंस बिजनेस ऑन 1st of April 2011 विद ए कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। ए ने 1st of April 2011 को अपने बिजनेस स्टार्ट किया था 5 लाख रुपीस की कैपिटल इन्वेस्ट करके। यानी कि जब इनिशियली उसने 1st of April 2011 से बिजनेस स्टार्ट किया तो उस समय अपने बिजनेस में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। ये जो 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए गए, इट इज कॉल्ड कैपिटल। और कौन सी कैपिटल?
ओपनिंग या क्लोजिंग, क्योंकि ये बिजनेस के स्टार्टिंग में ये पैसा लगाया गया है तो इट इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल। आगे कह रहे हैं ऑन 31st ऑफ मार्च 2012, भाई 31st ऑफ मार्च 2012 को जस्ट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद, हिज एसेट्स वर वर्थ ₹7,80,000 एंड लाइबिलिटी 70,000। देखो ये कह रहा है एट द एंड ऑफ ईयर, साल के अंत में उसकी एसेट 780 की थी और लाइबिलिटी 70,000 रुपीज की थी। एट द एंड ऑफ ईयर 7,80,000 की एसेट्स थी, 70,000 की लाइबिलिटी थी। तो ये दोनों जो एसेट्स और लाइबिलिटी की पोजीशन दी गई है ये एट द एंड ऑफ ईयर दी गई है। इसका मतलब ये कौन से बैलेंस है? क्लोजिंग बैलेंस। अब ये कह रहे हैं फाइंड आउट इज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। आपको उसकी क्लोजिंग कैपिटल और साल के दौरान कितने का प्रॉफिट अर्न किया वो कैलकुलेट करके बताना है। तो देखो बेटा, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है पहले तो वो लिखिए। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 11 में सबसे पहले आप लोग लिखेंगे वी हैव। आपके पास क्या है? एक तो इस क्वेश्चन में हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है, ओपनिंग कैपिटल दैट इज ₹5 लाख। बेटा ओपनिंग कैपिटल आपके पास 5 लाख रुपीस की हो, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं एट द एंड ऑफ ईयर आपके पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग एसेट्स गिवन है, सॉरी क्लोजिंग एसेट्स वो है आपके पास 7,80,000 रुपीज, 7,80,000। इसी प्रकार आपके पास क्लोजिंग लाइबिलिटी भी गिवन, और क्लोजिंग लाइबिलिटी आपके पास कितने की गिवन है? ₹70,000, ठीक है। ये आपकी क्लोजिंग एसेट्स हो गई, ये आपकी क्लोजिंग लाइबिलिटी हो गई। अब सबसे पहले आपसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया? देखो क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि फाइंड आउट द क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। भाई सबसे पहले तो आपको क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड आउट करना है। तो अगर आप एसेट्स और लायबिलिटी की सहायता से क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए यू नीड द बैलेंस ऑफ क्लोजिंग एसेट्स एंड क्लोजिंग लायबिलिटी, बोथ आर गिवन, दोनों आपको गिवन है। तो सबसे पहले तो आपने ये निकाल लिया क्लोजिंग कैपिटल। भाई क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए आपने ये वाला फार्मूला पढ़ा है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अगर मुझे कैपिटल को फाइंड आउट करना है तो ये लायबिलिटी उधर जाकर किसका होगा? माइनस का। तो क्लोजिंग कैपिटल किसके इक्विवेलेंट होगा? दैट इज इक्वल टू क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग एसेट्स माइनस में क्लोजिंग लायबिलिटी। तो इस हिसाब से क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो गई? तो बेटा क्लोजिंग एसेट्स तो आपके पास दी हुई है 7,80,000 एंड क्लोजिंग लायबिलिटी इज 70,000। तो इस हिसाब से क्लोजिंग कैपिटल आपके पास 7,10,000 रुपीज होगी। 7,10,000 इज द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है बेटा। अब एक चीज तो आपने फाइंड आउट कर ली, क्लोजिंग कैपिटल। सेकेंड इस क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। भाई आपको ये भी बताना है कि ओनर ने ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट अर्न किया, हाउ मच प्रॉफिट इज अर्न बाय द ओनर ड्यूरिंग द ईयर। भाई ओनर ने ड्यूरिंग द ईयर कितने का प्रॉफिट अर्न किया। अब भाई हमने प्रॉफिट का तो कोई फार्मूला पढ़ा नहीं फिलहाल, हालांकि मैं अभी नेक्स्ट पॉइंट में बताने वाला हूं आपको प्रॉफिट का फार्मूला। लेकिन यहाँ पे आप लोग 11th क्लास के स्टूडेंट हो गए, आई थिंक छोटी सी बात है, हर एक बच्चे को समझ में आ जाएगा। मुझे एक बात बताइए कि बिजनेस को स्टार्ट किया तो उस समय हमारे पास बिजनेस में कितने पैसे लगाए गए थे?
5 लाख रुपीस। आफ्टर 1 ईयर हमारी कैपिटल का बैलेंस हो गया 7,10,000 रुपीस। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि कैपिटल में ये 2,10,000 रुपीस का जो डिफरेंस आया वो किस वजह से आया। भाई कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो उसके 2-3 रीजन ये सिंपल से। अब जैसे यहाँ पे कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज कब होती है, या तो आपने अपने बिजनेस में और पैसा लगाया होगा या फिर आपने अपने बिजनेस में प्रॉफिट अर्न किया होगा। एडिशनल कैपिटल मतलब कि और पैसा लगाया, ऐसा तो इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो इसका मतलब 5 लाख से बढ़कर हमारी कैपिटल जो 7,10,000 हो गई, तो हमारी कैपिटल जो 2,10,000 इंक्रीज हो रही है दैट विल बी कंसीडर एज ए प्रॉफिट। उसे क्या कंसीडर किया जाएगा, प्रॉफिट कंसीडर किया जाएगा। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो आल्सो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। भाई मुझे प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट निकालने का हमारा फार्मूला हो गया क्लोजिंग कैपिटल माइनस में ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल को सब्ट्रैक्ट कर दो, डिफरेंस विल बी कंसीडर एज ए प्रॉफिट। डिफरेंस को क्या माना जाएगा, प्रॉफिट माना जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल इज 7,10,000, ओपनिंग कैपिटल इज 5 लाख। ओपनिंग कैपिटल आपकी 5 लाख रुपए हो गई। तो इस हिसाब से जो प्रॉफिट है दैट इज 2,10,000। आपका जो प्रॉफिट है वो कितने का हो गया, 2,10,000 रुपए का हो गया। 2,10,000 इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ये आपके लिए क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। क्लियर बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि अकाउंटिंग इक्वेशन में इफ यू आर गिवन एनी 2 फिगर वी कैन फाइंड आउट द थर्ड मिसिंग फिगर। हम लोग थर्ड मिसिंग फिगर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब मैं आपको एक फार्मूला और लिखवाने जा रहा हूं। देखो बेटा, जैसे इस क्वेश्चन में आप लोगों ने क्लोजिंग कैपिटल को निकालने के लिए एक फार्मूला पढ़ा कि क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है तो उसके लिए एक फार्मूला और होता है सिर्फ क्लोजिंग कैपिटल को निकालने का। हालांकि उससे कुछ अदर मिसिंग फिगर को भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन वो फार्मूला क्लोजिंग कैपिटल का फार्मूला कहलाता है। मेरे ख्याल से ये टॉपिक तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब आप लोग देखिए बेटा, हम लोग नेक्स्ट एक फार्मूले को जनरेट कर रहे हैं। हम लोगों ने क्लोजिंग कैपिटल को निकालने का एक फार्मूला ये वाला पढ़ा हुआ है, क्लोजिंग एसेट्स माइनस में क्लोजिंग लायबिलिटी। अब आप लोगों को एक फार्मूला और बता रहा हूं। देखो, अगर किसी क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल हमें फाइंड आउट करनी है, क्लोजिंग कैपिटल, तो इसका एक फार्मूला और होता है एंड दैट इज ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट और माइनस कैपिटल विड्रॉवल। कैपिटल विड्रॉवल का दूसरा नाम हो सकता है, कई बार क्वेश्चन में ड्राइंग्स दिया हो, ड्राइंग्स, ठीक है। ये क्लोजिंग कैपिटल को निकालने का एक फार्मूला है कि भाई हमने स्टार्टिंग में अपने बिजनेस में कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की थी, उसके बाद एडिशनल कैपिटल के रूप में, एक्स्ट्रा कैपिटल के रूप में आपने कितना पैसा और लगाया, साल के दौरान जो प्रॉफिट हुआ वो प्लस होगा। अच्छा, अंडरस्टूड है, 11th क्लास के स्टूडेंट हो गए। अगर प्रॉफिट है वो प्लस हो रहा है, तो अगर लॉस होगा तो वो क्या होगा, माइनस, ठीक है। और लास्ट में उसमें से कैपिटल विड्रॉवल या ड्राइंग्स को माइनस करेंगे, ठीक है। दिस इज आल्सो फार्मूला टू कैलकुलेट द क्लोजिंग कैपिटल। अब देखो, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास किसी क्वेश्चन में 3-4 फिगर दिए हो तो वी कैन फाइंड आउट द एडिशनल फिगर। जैसे अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट निकालना था, तो आपने देखा कि ना तो इस क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल थी, ना कैपिटल विड्रॉवल थी, केवल क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल थी।
हमें प्रॉफिट निकालना था, तो इस ओपनिंग कैपिटल को उठाकर उधर ले गए, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस में ओपनिंग कैपिटल। तो ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल को निकालने का एक एडिशनल फार्मूला है, इसको आप सभी बच्चे नोट डाउन भी करेंगे फेयर कॉपी में और याद भी करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू। आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफ़ी है। मैं आपको इस पिक्चर्स के बाद, इस वीडियो के बाद कुछ क्वेश्चंस सेंड कर रहा हूँ। अगर आपके पास बुक्स का अरेंजमेंट है तब तो आप लोग बुक्स से कर लीजिए। जिन स्टूडेंट्स के पास बुक्स का अरेंजमेंट नहीं हो पाया उनके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस फॉरवर्ड कर रहा हूँ। आफ्टर वॉचिंग द वीडियो यू हैव टू सॉर्ट आउट दोज क्वेश्चंस। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।